Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are going to see the very important topic that is HIV AIDS. तो HIV का फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एंड एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये जो वायरस है HIV वायरस, ये क्या करता है, एड्स कॉज करता है। ठीक, तो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो सिंपल सी चीज है, ये वायरस आपको ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलेगा। ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलने के साथ साथ इम्यूनो डिफिशियंसी करेगा, मतलब इम्यून सिस्टम जो आपके बॉडी के अंदर होता है और बहुत सारे इन्फेक्शन को किल करता है और आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है, आपको बीमार होने से बचाता है, उस सिस्टम को ही ये क्या करेगा, इंजर्ड कर देगा। उस सिस्टम को ही ये क्या करेगा, डिफेक्टिव कर देगा। ठीक है, अब एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, जो इम्यूनिटी हमें किसी डिजीज कंडीशन की वजह से मिलती है। मान लीजिए कोई डिजीज कंडीशन हमें हो रही है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आया, तो उसको किल करने के लिए जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये फुल फॉर्म क्या बोलता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, डिजीज को किल करने की जो इम्यूनिटी है, उसकी डिफिशियंसी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिंड्रोम हो गए हैं। सिंड्रोम क्या होता है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स आर नोन एज सिंड्रोम। तो कलेक्शन ऑफ द डिजीज कंडीशन, जब ढेर सारे डिजीज होंगी तो ढेर सारे सिम्टम्स होंगे अलग अलग तरह के, तो उस कलेक्शन को हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या कर रहा है, हमारे एक्वायर्ड इम्यूनो की डिफिशियंसी कर रहा है, कमी कर रहा है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जा रही हैं, इसी वजह से सिंड्रोम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो HIV है, ये एक तरह का वायरस है जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है, क्योंकि इसके नेम में भी ह्यूमन आ रहा है। ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस मीन्स होता है, रेट्रो मीन्स होता है बैकवर्ड, मतलब ये जो है बाकी वायरस की तरह फंक्शन नहीं करता है, ये उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। मान लीजिए बाकी वायरस आपके अंदर आए और उन्होंने जिस भी तरह से फंक्शन किया और हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रोक लिया, लेकिन ये वायरस कुछ अलग होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद वैसा फंक्शन नहीं करता है जैसे बाकी वायरस करते हैं। सो इस वजह से अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है। क्यों? क्योंकि ये वायरस अपने आप में ही बहुत इंटेलिजेंट है। अब इस रेट्रो वायरस का जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो इसके फुल फॉर्म देख लो क्या है। एच फॉर ह्यूमन बींग्स में इंफेक्शन हो रहा है, केवल ह्यूमन बींग्स में। आई फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी हो रही है, जो कि किसी वायरस की वजह से हो रही है और डायरेक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर दे रही है। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो हमारे अंदर जो डिजीज कंडीशन की होने की जो पावर है वो बढ़ जाएगी, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंफेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे। वी फॉर वायरस, जो कि हमारी बॉडी पे डायरेक्ट अटैक कर चुका है। एड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ए फॉर एक्वायर्ड, मतलब हमें बचपन से पैदा होते ही नहीं मिली है, इनहेरिटेड है, मतलब हमें ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि हमें उसी टाइम मिलेगी जब हमें कोई इन्फेक्शन हमारे अंदर आएगा। उसी टाइम जो हमारी इम्यूनिटी बनेगी उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोल देंगे। इम्यून सिस्टम इसमें वीक हो रहा है और डिफिशियंसी हो रहा है CD4 सेल्स की। CD4 सेल्स एक तरह के इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर CD4 तरह सेल्स होते हैं, लाइक सेल्स के ऊपर सेल्स होते हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ताकत रखते हैं। मतलब CD4 सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को और हमारे इम्यून सेल्स को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। तो ये वायरस बहुत इंटेलिजेंट है, इसने उस CD4 सेल्स को ही क्या कर दिया है, इन्फेक्टेड कर दिया है। एज फॉर सिंड्रोम, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी तो आपको कोई भी बीमारी इजिली लग जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल आपके किडनी फेल होने के चांसेस हो जाएंगे, निमोनिया हो जाएगा, आप पैरालाइज्ड होने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, आपके लंग इन्फेक्शन, आपके लिवर इन्फेक्शन, आपके जीआई इन्फेक्शंस, आपके कार्डियक इन्फेक्शंस, ब्रेन इन्फेक्शन, सब कुछ आपको इजीली हो सकता है, इसलिए इसको सिंड्रोम का नाम दे दिया है। इंट्रोडक्शन कंटिन्यू है हमारा, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जब भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा वायरस की वजह से, कौन सा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, तो हमारी ये डिजीज जो है वो एड्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे HIV एड्स तो एक ही चीज है, मतलब HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स हो रहा है। बिल्कुल सही, HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स हो रहा है, पर एड्स जो है वो सबसे सीरियस कंडीशन है। लाइक HIV के जो है 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, तीन स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो सबसे सीवियर स्टेज है, थर्ड स्टेज, उसको हमने एड्स का नाम दे दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजीज कंडीशन की वजह से सिंड्रोम हो जाता है। आगे देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन कंटिन्यू चल रहा है हमारा। तो ये जो वायरस है वो अपने आप के साथ 3 एंजाइम्स लेके आता है, ठीक है, 3 हेल्पिंग केमिकल्स लेके आता है। आप ऐसे समझ लो कि ये वायरस बहुत इंटेलिजेंट है और ये 3 हेल्पिंग केमिकल्स लेके साथ में आता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने के लिए, ठीक है। कौन कौन से 3 हेल्पिंग एंजाइम्स हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस एंजाइम और प्रोटेस एंजाइम, ठीक है। ये 3 तरह के एंजाइम है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये एंजाइम करते क्या है। और ये इन एंजाइम्स के थ्रू ये क्या कर रहा है, रेट्रोवायरल एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है, अपनी रेट्रोवायरल एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा है। ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, ये आपको अभी समझ में आ जाएगी नेक्स्ट स्लाइड की हेल्प से। चलो इंसिडेंस रेट देख लेते हैं। तो हमेशा मिलियंस में हमें HIV मिलता है, मतलब 33 से 35 मिलियंस HIV मिल रहा है पीपल्स में, ठीक है। मतलब लोगों को 33 से 35% या 30 मिलियंस पीपल आपको HIV के इजिली मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, जिसमें से 2 मिलियन पीपल हमेशा मर जाते हैं पर ईयर। हर साल 33 से 35 लोगों में से 2 मिलियन हर साल डेथ हो जाती है। कॉमनली ये हमें डेवलपिंग कंट्रीज में मिलता है HIV। देखो वैक्सीन तो बनी ही नहीं है, ना ही वैक्सीन हमारे डेवलप्ड कंट्रीज के पास है और ना ही डेवलपिंग कंट्रीज के पास है, बट डेवलप्ड कंट्रीज के पास प्रिकॉशंस, नॉलेज और कह सकते हैं लिटरेसी ज्यादा है, और हमारी डेवलपिंग कंट्री में इलिटरेसी ज्यादा है। लोग प्रिकॉशंस नहीं ले पाते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है, इस वजह से ये डिजीज डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा मिलती है। चलिए डेफिनेशन पे देख लेते हैं एक बार क्या है। तो HIV एड्स क्या है, ये एक तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ द कंडीशन है जो कि हमारे इन्फेक्शन से हो रही है, और वो इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर हो रहा है HIV वायरस के थ्रू। तो ये स्पेक्ट्रम मीन्स होता है सेट ऑफ। तो HIV एड्स एक तरह की एक सेट है कंडीशंस का, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिजीजेस का एक सेट है, देखा जाए तो हब है डिजीजेस का, कि सिर्फ अगर आपको HIV एड्स हो गया तो आपको हर तरह की डिजीज लग जाएगी। तो एक तरह से ये सेट है डिफरेंट कंडीशंस का, डिजीजेस का, जो कि हमारे अंदर हो रही है, ह्यूमंस के अंदर हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? HIV वायरस के थ्रू हो रही है, मतलब HIV के थ्रू हो रही है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू। इसके अलावा एड्स है क्या? एड्स एक तरह की डिजीज है जो कि रेट्रोवायरस के थ्रू हो रही है, जो कि जिसको हम HIV भी बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है, होने के बाद प्रोफाउंड इम्यूनोसप्रेशन। प्रोफाउंड मीन्स बाद में क्या होता है, प्रो मीन्स बाद में, बाद में क्या मिल रहा है हमें, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो गया है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं? वो इन्फेक्शन जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है किसी के अंदर घुसने की। लाइक अगर किसी पर्सन को HIV हो गया है तो आसपास के जो भी इन्फेक्शंस है, छोटे मोटे गुंडे टाइप के इन्फेक्शंस, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो हम भी आराम से इस पे राज कर सकते हैं, तो वो भी उस पर्सन के अंदर चले जाते हैं। जैसे निमोनिया हो गया है ना, जैसा कि इन्फेक्शंस हो गया, लिवर इन्फेक्शंस हो गया, किडनी इन्फेक्शन हो गया,
यूट्रस इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे इन्फेक्शन इजिली हो जाते हैं, इसलिए इसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उस पर्सन के अंदर चले जा सकते हैं। और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस और डेथ हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल मीन्स ब्रेन, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी ब्रेन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आएंगे और लास्ट में क्या होगा, डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस के बाद डेथ यहाँ पे क्यों लिखी हुई है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है और हमारा हार्ट है वो दोनों हमारे वाइटल्स ऑर्गन है। तो जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे अटैक पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और हमारे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कि CD4 सेल्स क्या हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि CD4 सेल्स पे अटैक हो जाता है। CD4 सेल्स क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो WBC काउंट होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें से हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। इन व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इन व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये फिर से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फ नोड्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। ये देखो ग्रीन कलर की जितना भी आपको ये दिख रहा है ना, पतले पतले सी ये ब्रांचेस, ये हमारे लिम्फ्स हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम इसे बोलते हैं, कंप्लीट सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड सप्लाई के पास। इसके अंदर ही हमारे इम्यून सेल्स बनते हैं, जैसे हमारे बी सेल्स हो गए और टी सेल्स हो गए। तो अब आप ये समझ लो कि हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं जो कि हमारे लिम्फ में बनते हैं। हमारे ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन ग्रीन ऐसे निकल रहा है, इसके अंदर बनते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम है बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या है कि एंटीजन के अगेंस्ट रिलीज होते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो टी हेल्पर सेल्स हो गए और टी किलर सेल्स हो गए। टी हेल्पर सेल्स का मेन काम क्या है कि टाइप ऑफ इंफेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंफेक्शन, किस तरह का इंफेक्शन आया है, वायरस आया है कि बैक्टीरिया आया है कि फंगस आया है कि पैरासाइट, मतलब किस टाइप का इंफेक्शन आया है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद ये किलर सेल्स को बताते हैं, टी किलर सेल्स को बताते हैं कि इस तरह का इंफेक्शन आया है तो इससे रिलेटेड एंटीबॉडीज को तुम रिलीज करो। समझ गए लिंक, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया टाइप ऑफ इंफेक्शन को और उसके बाद इंफॉर्मेशन पास करी किलर सेल्स को। किलर सेल्स ने उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया और उस इंफेक्शन को किल कर दिया। समझ गए। अब आप ये सोचो कि जो हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ये टी हेल्पर सेल्स, इनके पास CD4 प्रोटीन होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लो ये आपका टी हेल्पर सेल है, ठीक है। इसके पास बाहर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं, जिनको हमने स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम का सेल है, इसलिए इसके जो बाहर का प्रोटीन है वो भी स्पेशल है। इन प्रोटीन्स को हमने क्या बोल दिया, CD4 प्रोटीन्स बोल दिया, CD4 सेल्स बोल दिया। ये प्रोटीन सेल्स होते हैं जिनका नाम हमने क्या रख दिया, CD4 प्रोटीन सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द हेल्पर, ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स। तो जब हमारा वायरस एंटर होता है तो ये CD4 सेल से फ्रेंडशिप कर लेता है। आप ऐसे समझो कि जब हमारा HIV एंटर होता है, वायरस एंटर होता है एड्स का, तो वो CD4 सेल्स से जाकर के अटैच हो जाता है और फ्रेंडशिप कर लेता है, ठीक है। और इन्हीं CD4 सेल्स को बेवकूफ बना करके हमारे इम्यून सेल के अंदर चला जाता है और इम्यून सेल को पूरा इन्फेक्टेड कर देता है। समझ गए। आगे हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइक्रोफेगस, देखो और तरह के सेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे माइक्रोफेगस होते हैं, इनके पास भी CD4 सेल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे डेंड्राइट सेल्स होते हैं, इनके पास भी CD4 सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये एक तरह के मैसेंजर सेल्स होते हैं और ये हमारे ब्रेन को मैसेज देने में हेल्प करते हैं कि ऐसा है, इन्फेक्शन आ गया है, चलो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो माइक्रोफेगस ये इस तरह के होते हैं जिनके पास ये ग्रीन ग्रीन CD4 सेल्स होते हैं। जैसे कोई वायरस इन पे आकर के अटैच होता है तो ये उसको इंगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, जैसे कि इसने खा लिया, ठीक है।
ये हमारे डेंड्राइट सेल्स होते हैं इस तरह के, इनकी ये जो शाखाएं निकली हैं इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। इनके ऊपर भी CD4 सेल्स होते हैं। तो जब HIV आता है, जब वायरस आता है एड्स का, तो वो इनको और इनको भी अटैक करता है, इनको भी अटैक करता है और हमारे T हेल्पर सेल्स को भी अटैक करता है। ठीक है, चलो आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि HIV का मीनिंग क्या है ना, एड्स का मीनिंग क्या है, कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं HIV को बढ़ाने के लिए, मतलब कौन से सेल्स को HIV अपना शिकार बनाता है, ये कह सकते हो आप। इसके अलावा आपको ये भी मैंने बता दिया कि HIV एक इंटेलिजेंट वायरस है जो कि हमारे डायरेक्ट इम्यून सेल्स को इंजर्ड कर देता है CD4 सेल्स की हेल्प से। ठीक है, कैसे इंजर्ड करता है वो हम देखेंगे साइकिल में। नाउ वी आर गोइंग टू सी HIV लाइफ साइकिल। तो वायरस सबसे पहले क्या करता है, वो अपने साथ कभी भी उसको जब हम लोग को इंजरी करनी होती है, ठीक है, हमारे अंदर सेल्स को इंजर्ड करना होता है, तो वो अपने साथ 3 हेल्पिंग केमिकल्स को लेके आता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेस एंजाइम और प्रोटेज एंजाइम। आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर वायरस आ गया। आने के बाद उसने हमारे T हेल्पर सेल्स के CD4 सेल्स पे अटैक किया, अटैक नहीं अटैचमेंट किया, सॉरी। अटैचमेंट करने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को पूरा अंदर नहीं भेजा, उसने सिर्फ अपने जेनेटिक मटेरियल जो कि उसका RNA जेनेटिक मटेरियल था उसको अंदर भेज दिया। ठीक है, यहाँ पे देख लो RNA एंटर हो गया, वायरस का RNA एंटर हो गया। किस में एंटर हुआ, इम्यून सेल्स में एंटर हुआ। फिर क्या हुआ, अब RNA ने देखा कि अरे यार ये इन सेल्स के पास तो DNA है एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो हमारे पूरी बॉडी में एज अ जेनेटिक मटेरियल तो DNA होता है ना, RNA थोड़ी होता है। ठीक है, तो हमारे जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एज अ DNA होता है। तो ये चीज RNA रिकॉग्नाइज कर दी कि ये तो DNA है, मुझे तो एंट्री मिलेगी नहीं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो RNA ने क्या किया, अपने आप को कन्वर्ट कर दिया DNA में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किया, इन्होंने यूज किया फर्स्ट एंजाइम, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके इन्होंने अपने आप को RNA से DNA में चेंज कर लिया, DNA के स्ट्रक्चर में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने सोचा अब मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो DNA की तरह दिखने लगा हूं, अब मैं आराम से इनके जेनेटिक मटेरियल में, सेल की जेनेटिक मटेरियल में जाऊंगा और अंदर जाकर के एजेंट की तरह छुप जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने रेट्रोवायरल एक्टिविटी कंप्लीट कर दी। रेट्रोवायरल एक्टिविटी मींस इन्होंने जस्ट उल्टा काम कर दिया। उल्टा काम मींस होता है, देखो सबसे पहले नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ कि नॉर्मली सेल्स क्या करते हैं। नॉर्मली हमारे ह्यूमन सेल्स क्या करते हैं, उनके पास DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो DNA जो है RNA बनाता है। ठीक है, RNA बनाता है और अपना सारी इंफॉर्मेशन RNA को दे देता है। फिर वो RNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन सेल्स के पास जा करके सेल्स के सारे काम कराता है, जैसे कि सेल्स को रेस्पिरेटरी फंक्शन करना हो, सेल डिवीजन करना हो, या सेल्स को कोई भी ATP यूज करना हो, है ना, तो कोई एनर्जी यूज करना हो, तो वो सारे कामों में प्रोटीन हेल्प करता है। इस तरह से हमारे सेल्स कंप्लीट वर्क करते हैं, समझ गए। ठीक, ये होता है नॉर्मल सेल का फंक्शन। अब पर्पस क्या है, रेट्रो मतलब जो RNA का अपने आप को DNA में कन्वर्ट करने का पर्पस यही है। मैंने आपको बताया ना कि DNA के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है, दूसरे सेल्स बनते हैं। RNA का पर्पस ये है, वायरस का पर्पस ये है कि मैं DNA में जाकर के फिट हो जाऊंगा और वही DNA इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर वो इन्फेक्टेड RNA बनाएगा, इन्फेक्टेड RNA इन्फेक्टेड प्रोटीन बनाएगा, और इन्फेक्टेड प्रोटीन से जितने भी सेल्स बनेंगे, सेल डिवीजन होगा, वो सारे इन्फेक्टेड सेल डिवीजन बनेंगे। इसका मतलब उसमें मैं प्रेजेंट रहूंगा, इसी तरह से मैं फैल जाऊंगा, रेप्लिकेट कर जाऊंगा। समझ गए, ये पर्पस था इस वायरस का, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। इसने सोचा कि मैं ऐसे अपने आप को आराम से फैला लूंगा। समझ गए, ठीक है, तो इसने रेट्रोवायरल एक्टिविटी कंप्लीट कर दी, यानी कि इसने अपने आप को DNA में चेंज कर दिया और अपने आप को रिवर्स एक्टिव कर लिया। समझ गए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब RNA वायरस जिसने अपना आप को कन्वर्ट कर लिया था, DNA में है,
वो क्या करेगा, वो जाएगा डीएनए के पास। किसके डीएनए के पास? इम्यून सेल्स के डीएनए के पास। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जो वायरस है वो कहाँ चला गया? अब हमारा जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है ना? तो ये वायरस क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो ये वायरस कहाँ चला गया? सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला गया। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद इसने सोचा अब डीएनए के बीच में मुझे फिट हो जाना चाहिए एज अ एजेंट की तरह मुझे फिट हो जाना चाहिए। तो फिट होने के लिए उसने दूसरे एंजाइम का यूज किया। कौन सा दूसरा एंजाइम? इंटीग्रेस एंजाइम। यहाँ पे एस होगा, टी नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेस एंजाइम, सेकेंड एंजाइम। इसने क्या किया? इंटीग्रेस एंजाइम अप्लाई किया और डीएनए को ब्रेक किया और अपने आप को उस ब्रेक जगह पे फिट कर लिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेस एंजाइम। फिर क्या हुआ? वायरल डीएनए फिट इनटू द सेल डीएनए। अब जब ये सेल पूरा इन्फेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टेड हो गया। इसके जेनेटिक मटेरियल में वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी आ गया एज अ डीएनए फॉर्म में, ठीक है। अब क्या हुआ कि डीएनए, अब जब ये डीएनए आरएनए बनाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल जो है अपने डीएनए से आरएनए बनाता है और आरएनए प्रोटीन बनाता है और ये नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन जितने भी इन्फेक्टेड सेल्स होंगे वो डीएनए से जितने भी आरएनए बनाएंगे वो भी इन्फेक्टेड होगा और आरएनए जितना भी प्रोटीन बनाएगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। यही चीज यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे इन्फेक्टेड आरएनए बन चुका है। इन्फेक्टेड आरएनए बनने के बाद क्या हुआ? अब आरएनए अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। समझ गए? स्टेप 9 तक क्या हुआ कि प्लान सक्सेसफुल हो गया, ठीक। एजेंट जो था वो अपने काम में सक्सेसफुल हो गया। अब उस एजेंट को वहां बैठे थोड़ी ना रहना है, अब उस एजेंट को अपने आप को फैलाना है, वायरस को अपने आप को रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आरएनए ने क्या किया? 2 तरह का आरएनए बनाया एज अ प्रोटीन। आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। 2 तरह का आरएनए बनाया। एक है जीनोम आरएनए और दूसरा है मैसेंजर आरएनए। जीनोम आरएनए क्या होता है? वायरस जब अपने आप को कंप्लीट बनाएगा तो जेनेटिक मटेरियल जो उसका होगा वो आरएनए होगा ना, डीएनए थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये आरएनए वायरस है ना कि डीएनए वायरस, ठीक है। तो ये जब अपने आप को पूरा बनाएगा तो उसका जो जीन होगा वो आरएनए होगा। तो आरएनए बनना भी तो चाहिए। तो इस इन्फेक्टेड आरएनए क्या किया? तैयारी करना स्टार्ट कर दी, जीन बनाना स्टार्ट कर दिया एज अ आरएनए और दूसरी जगह मैसेंजर आरएनए स्टार्ट कर दिया। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए इन्फेक्टेड प्रोटीन बनाएगा। इन्फेक्टेड प्रोटीन कहाँ जाएंगे? सेल्स के ऊपर जाएंगे और एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। वो जो सेल था जिसके अंदर ये सारा काम चल रहा था, इम्यून सेल, उसी के अंदर अभी भी ये सारा काम चल रहा है। ये देखो, ये इन्फेक्टेड प्रोटीन्स बन गए हैं और एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। इन्होंने असेंबली बना ली है अपनी। इकट्ठा होने के बाद क्या हुआ? कलेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने न्यू इमेच्योर वायरल फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक क्या क्या बन गया? देखो, एक तो जेनेटिक मटेरियल बन गया वायरस का जो कि आरएनए बना। दूसरा प्रोटीन बन गया जो कि सेल मेम्ब्रेन के आसपास रहता है। प्रोटीन, इस तरह से प्रोटीन सिचुएटेड रहता है। अब इनका प्रोटीन भी बन गया, इनका जेनेटिक मटेरियल भी बन गया, लेकिन अभी इन्होंने क्या नहीं बनाया है? इन्होंने अपनी सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। जैसे ही ये अपनी सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर देंगे वैसे ही वायरस एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव वायरस तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अभी ये इमेच्योर वायरस बने हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अब आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसे बन रही है। अब सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए इन्होंने थर्ड एंजाइम का यूज किया, दैट इज प्रोटेस एंजाइम, ठीक है। प्रोटेस एंजाइम का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन बनाना। सेल मेम्ब्रेन कैसे बनेगी? अब प्रोटेस ने क्या किया? अपने आप को अप्लाई किया और जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन थी, यानी कि जो पर्सन जिसके अंदर ये सारा चल रहा है, जिसके इम्यून सेल्स के अंदर ये सारा चल रहा है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई। और ब्रेक होने के बाद यही ब्रेक वाली सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया? वायरस के आसपास अपने आप को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। अप्लाई करने के बाद यही सेल मेम्ब्रेन जो है
पूरे वायरस के आसपास सिचुएटेड हो गई और वायरस रिलीज हो गया। अब ये जो वायरस रिलीज हुआ ये एक मैच्योर और एक्टिव वायरस है। इससे पहले जब तक सेल मेम्ब्रेन इसके पास नहीं थी तब तक ये इनएक्टिव और इमेच्योर वायरस था। और जैसे ही प्रोटेज एंजाइम लगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होने के बाद इस वायरस के आसपास सिचुएटेड हो गई और ये एक एक्टिव वायरस बन गया। यहाँ पे देख लो, न्यू वायरस हैविंग द प्रोटीन एंड होस्ट सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, होस्ट की सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल के साथ ये सराउंडिंग में तैयार होके रिलीज हो गए। इस तरह से वायरस का रेप्लिकेशन हो गया। तो सुपरफिशियली एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मैं आपको वैसे बताऊंगी, फिर से दोबारा नहीं ऐसे बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि वायरस हमारे अंदर एंटर हुआ था। एंटर होने के बाद क्या हुआ था कि उसने इम्यून सेल्स के CD4 सेल्स पे जाकर के अटैचमेंट कर लिया और अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए था वो इम्यून सेल्स के अंदर भेज दिया। जेनेटिक मटेरियल ने, आरएनए ने क्या किया कि अरे मुझे तो डीएनए में चेंज होना है क्योंकि इस सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए में कन्वर्ट होने के लिए उसने एक एंजाइम को यूज किया, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उसने अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट कर लिया। डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद अब उसने कहा कि अब मुझे इसके न्यूक्लियस के अंदर जाना है जिससे कि मैं डीएनए में जाकर के अटैच हो जाऊं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में वो जैसे ही गया उसने दूसरा एंजाइम यूज कर लिया। तो सेकेंड एंजाइम कौन था? इंटीग्रेस एंजाइम। इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से वो हमारे डीएनए को ब्रेक करके बीच में सिचुएटेड हो गया, अटैच हो गया। अटैच होने के बाद जब हमारे सेल्स ने अपने आप को डिवाइड करना कोशिश किया जैसे नॉर्मली वो करता है, तो उसने क्या किया, डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से उसने प्रोटीन बनाया और वो प्रोटीन क्या हुए, इन्फेक्टेड प्रोटीन बने जो कि नॉर्मल प्रोटीन बनने चाहिए थे, लेकिन वायरस के अटैचमेंट की वजह से, वायरस के जो डीएनए का जो अटैचमेंट हुआ है उसकी वजह से इन्फेक्टेड प्रोटीन बने और इन्फेक्टेड प्रोटीन एक जगह जाकर के कलेक्ट हो गए। कलेक्ट होने के बाद क्या हुआ कि उस आरएनए ने दो तरह अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया, मैसेंजर आरएनए और हमारा जो है जीनोम आरएनए। जीनोम आरएनए ने जेनेटिक मटेरियल बना दिया, यानी कि आरएनए फिर से बना दिया, और मैसेंजर आरएनए ने प्रोटीन बना दिया। वो प्रोटीन एक जगह कलेक्ट हो गए। फिर थर्ड एंजाइम लगाने के बाद जो कि हमारा प्रोटेज एंजाइम था, उसने क्या किया कि होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया और आरएनए वायरस के आसपास लिपटा दिया, यानी कि अटैच कर दिया। इस तरह से एक मैच्योर वायरस बन गया। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या आप इसको रिस्क फैक्टर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। शेयरिंग द सीमेन एंड वजाइना फ्लूइड, मतलब सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। शेयरिंग निडल्स एंड सिरिंजेस, जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, सिरिंज प्रिक करते हैं और एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, वही सिरिंज से दूसरा इंसान ड्रग ले लेता है, तो अगर इस पर्सन को एचआईवी है और इसकी निडल इस पर्सन ने यूज कर ली तो दोनों को एचआईवी हो जाएगा। इसके अलावा निडल प्रिक इंजरी, मतलब जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, अगर एचआईवी पेशेंट के निडल जो है उनको प्रिक हो गई तो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर जिस भी पर्सन को ब्लड हम दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इस ब्लड में अगर एचआईवी वायरस हुआ तो वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर टू बेबी वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही होगी और मदर को एचआईवी है तो वो ब्रेस्ट फीड के थ्रू जो है बेबी को भी इन्फेक्टेड कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में आपको बहुत इजी लगेगी क्योंकि ये कोरिलेट कर रही है हमारे उससे साइकिल से। तो एचआईवी ने क्या किया, बॉडी के अंदर चला गया। बॉडी के अंदर जाने के बाद CD4 सेल्स को, जो कि इम्यून सेल्स थे, उनको जाकर के इन्फेक्टेड कर दिया। इन्फेक्टेड करने के बाद वो सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर चला गया और अपने आप को रेप्लिकेट कर दिया, फैला दिया। ठीक है, फैलाने के बाद उसने क्या किया, अब जिन इम्यून सेल्स के हेल्प से उसने अपने आप को बनाया है वो इम्यून सेल्स तो डिस्ट्रॉय हो ही गए हैं। हाँ, इसके अलावा नए वायरस का फॉर्मेशन हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम एकदम डेफिसिट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस लग गए। ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं फेजेस। ठीक है, तो हमारी जो एचआईवी है
एड्स है, HIV इन्फेक्शन जो भी है, ठीक है, वो 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्यूट इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन और एड्स। तो एक्यूट इन्फेक्शन मैंने इसको जो है एक कह सकते हैं ग्राफ के थ्रू दिखाया है। तो एक्यूट इन्फेक्शन पहले हम देखेंगे, एक्यूट स्टेज देखेंगे, फिर हम क्रोनिक स्टेज देखेंगे, देन हम एड्स की स्टेज देखेंगे। एक्यूट स्टेज को हम स्टार्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये 1 साल तक रहती है, उसके बाद वो क्रोनिक में चेंज हो जाती है। एक्यूट स्टेज में क्या हो रहा है कि सबसे पहले अगर आप ये वाली लाइन देखो तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि वायरस जो है CD4 सेल्स में अटैच हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, टी हेल्पर सेल्स को क्या कर दिया, सडनली उसने इन्फेक्टेड कर दिया। तो अगर इस वाली लाइन को देखो, HIV कंसंट्रेशन यानी कि HIV वायरस की अगर आप लाइन देखो तो कितनी तेजी से ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ये कितनी तेजी से ऊपर जा रही है। ये ब्लू लाइन है जो कि बहुत फास्ट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अचानक से जो वायरस था वो अंदर गया और उसने CD4 सेल्स के थ्रू अपने आप को अंदर कर दिया, ठीक है, जिस वजह से उनका रेप्लिकेशन बढ़ गया। तो एक्यूट फेज की स्टार्टिंग में ही जो वायरस होता है हमारा वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है। बढ़ने के बाद अब अगर आप देखोगे हेल्पर सेल्स का कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो हेल्पर सेल्स का जो कंसंट्रेशन है वो गिर रहा है नीचे। इसको मैं थोड़ा सा आपको येलो से दिखा देती हूँ कि हेल्पर सेल्स का जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे इम्यून सेल्स थे वो डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए, क्योंकि उन पे अटैक हो रहा है, ठीक है। तो एक्यूट फेज में जो हमारे हेल्पर सेल्स थे वो डाउन होना स्टार्ट हो गए। फिर आप देखो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। अब एंटीबॉडी बनी कि नहीं बनी, कि कितनी बनी, ये देख लेते हैं एक्यूट फेज में। तो एंटीबॉडी जो है वो तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हेल्पर सेल्स को इन्फेक्टेड कर दिया तो एंटीबॉडी कैसे बन गई, हेल्पर सेल्स ही तो हमारे किलर सेल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आप सही समझ रहे हो, हेल्पर सेल्स ही हमारे किलर सेल्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब हेल्पर सेल्स के अंदर कोई अननेसेसरी चीज आई जो कि उनके लिए फॉरेन बॉडी थी, तो हेल्पर सेल्स ने जल्दी से जल्दी जो है किलर सेल्स को इन्फॉर्मेशन दे तो दी। इसके अलावा जो हमारे डेंड्राइट सेल्स थे, है ना, जो हमारे माइक्रोफेगस थे, वो भी तो है ना इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उन्होंने किलर सेल्स को इन्फॉर्मेशन दे दी और हमारी जो एंटीबॉडीज का कंसंट्रेशन था वो बहुत तेजी से इस तरह से इंक्रीज हो गया। तो ये थे हमारी एक्यूट सेल्स, जिसमें आपका कौन कौन सी 2 चीजें इंक्रीज हो रही हैं। एक तो आपकी HIV वायरस इंक्रीज हो रहा है, दूसरा आपका एंटीबॉडीज इंक्रीज हो रही है और हमारे टी हेल्पर सेल्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इन पे अटैक हुआ है। जो अटैक कर रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, जिन पे अटैक हुआ है वो डिक्रीज होगा, सिंपल सी चीज है। और उनको अटैक को रोकने के लिए जो चीजें हैं वो इंक्रीज होंगी। समझ गए, ये थी हमारी एक्यूट फेज। ये एक्यूट फेज जो है वो 1 साल तक चलती है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है क्रोनिक फेज में, या इसको हम लेटेंट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रोनिक स्टेज। तो क्रोनिक स्टेज में जो हमारी एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन था वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी को इंफॉर्मेशन तो मिल ही गई है कि कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है अंदर, तो हमारे एंटीबॉडीज बनते रहेंगे कंटिन्यूअस। इसके अलावा ये जो हमारे टी सेल्स थे ये कंटिन्यूअस डिक्रीज होते रहेंगे। ये देखो, क्यों, क्योंकि इनको इन्फेक्टेड कर रहा है वायरस, ठीक है, कंटिन्यूअस इन पे अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता चला जाएगा। इन पे अटैक हो रहा है इस वजह से, ठीक है। थर्ड वाली जो हमारी लाइन है ये देख लेते हैं, थर्ड वाली लाइन, ये है थर्ड वाली लाइन हमारी वायरस की लाइन। तो वायरस पहले तो डिक्रीज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अपने आप को इतनी जल्दी नहीं फैला पाएंगे जितनी जल्दी आपकी एंटीबॉडीज अपने आप को फैला लेंगे। तो पहले एंटीबॉडीज तो इनको मारने की कोशिश करेंगी, तो ये अपने आप को डिक्रीज कर लेंगे, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि एंटीबॉडीज को बेवकूफ बना सकते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। तो इन्होंने एंटीबॉडीज को बेवकूफ बना दिया, उल्लू बना दिया और अपने आप को फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ये इतना ज्यादा बढ़ गया, इनका ग्राफ इतना ज्यादा चला गया कि ये सीवियर स्टेज में पहुंच गया। सीवियर स्टेज हमारी कौन सी है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिजीज के सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीवियर स्टेज है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द HIV वायरस बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया और 10 साल तक क्रोनिक स्टेज चलती है।
उसके बाद कहीं जाकर हमारी सीवियर स्टेज आती है। तो आप समझ लो 1 साल तक हमारी एक्यूट स्टेज चलती है, बाकी दूसरे साल से 10 साल तक हमारी क्रोनिक स्टेज चलती है और 10 साल के बाद कहीं जाके एड्स हमारी सीवियर स्टेज आती है। तो 10 साल तक आपको कोई सिम्टम नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी एंटीजन एंटीबॉडी जो हो रही होती है वो एंटीबॉडीज मैनेज करते हुए चल रही होती है। फिर जब एंटीबॉडीज फेल हो जाती है तब आपको सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं। आप समझ गए? एक्यूट फेज, क्रोनिक फेज एंड एड्स। ठीक, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से जो वायरस है वो हमारे एंटीबॉडीज को उल्लू बना रहा है और एंटीबॉडीज कुछ नहीं कर पा रही है। एंटीबॉडीज को वो उल्लू इसलिए बना रहा है क्योंकि इस वायरस के अंदर एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, मतलब हमारे लिए अच्छी नहीं है बट इनके लिए अच्छी है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। अपने ऊपर लगे हुए प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी एंटीबॉडी इनके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करती है और इनके प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, ये अपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। अब देखो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन्होंने कुछ इस तरह से कर दिया। जब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं तो एंटीबॉडी इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। फिर से एंटीबॉडी इसको पूरा रीड करती है और फिर से इनका पूरा समझती है कि हमें कौन सी एंटीबॉडी इसको रिलीज करना है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। ये सारा रीड करते करते क्या होता है कि ये वायरस और ज्यादा अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, बढ़ा लेता है। फिर जैसे ही फिर से एंटीबॉडी हमारी इसको डिटेक्ट कर पाती है, बहुत देर हो चुकी होती है और ये वायरस अपने थर्ड फॉर्म में आ जाता है। और ये जो थर्ड फॉर्म है ये सीवियर फॉर्म है, इसलिए क्योंकि अब तक एंटीबॉडीज हमारी थक चुकी हैं और ज्यादा रिलीज नहीं हो पा रही है। जब तक एंटीबॉडीज इसको रिकॉग्नाइज करेंगी तब तक ये अपने आप को इतना फैला चुका होगा कि ये एड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इस वजह से इस वायरस को अभी तक हमारी एंटीबॉडीज डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं और जब ये एड्स की फॉर्म में अपने आप को चेंज कर लेता है तब एंटीजन एंटीबॉडी में फाइटिंग होती है और हमें साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम अभी तक इसीलिए इसकी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी वैक्सीन इन तीनों फॉर्म को रोक सकती है। आप समझ गए? अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर चेंज करने का जो कैपेबिलिटी है, हम किस तरह की वैक्सीन बनाएं जो इसके स्ट्रक्चर चेंज होने से पहले या किस तरह से इसके हर स्ट्रक्चर पे वो काम कर सके। इसी वजह से इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, definition, phases, cycle, pathophysiology, risk factors and stages of the HIV AIDS। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द HIV AIDS। तो आज के लिए इतना काफी है, बहुत लेंदी हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।